नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक एक हफ्ते बाद राहुल और प्रियंका गांधी पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल ने कहा कि मोदी और शाह की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया है। राहुल ने कहा कि आपने देखा कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, अयोध्या का मंदिर बनाया, लेकिन इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, प्रधानमंत्री वाराणसी से भी जान बचाकर निकले। अगर मेरी बहन प्रियंका यहां चुनाव लड़ती तो पीएम 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं। तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाए। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया है इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को,
मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया, हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे, अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोदाबाजार शहर में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को 7 एफआईआर दर्ज करते हुए 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं घायल हुए पुलिस कर्मियों में से एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे बिलासपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो आपको बता दें कि बालोदाबाजार हिंसक मामले में अब तक पुलिस ने 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 7 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस हिंसक में एक पुलिसकर्मी जो था वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की सियासत के बड़े नाम रहे पप्पू यादव की। पप्पू इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी सादिक खान ने। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई। जनता को जीत की बधाई, सब समाज को जीत की बधाई, हमको नहीं। पप्पू जी, जिस तरह से शायद आप 4 बार निर्दलीय सांसद लड़े, इतिहास में ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। देश में कभी नहीं हुआ। 2 बार ही कोई निर्दलीय आज तक नहीं बना है, चौथे बार निर्दलीय हूँ। और ये जनता के कारण, भगवान मानता हूँ, सेवक हूँ, मदद करता हूँ, उसके लिए जीता हूँ। इंसानियत के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, जात पात नहीं जानता हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं जानता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। सत्ता के लिए किसी जाति को से नफरत नहीं है, उसका सम्मान करता हूँ, खुद से ज़्यादा उसका भगवान मानता हूँ। और हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, एक तरह जीता हूँ, परिवार के माहौल में रहता हूँ, हर परिवार को अपना परिवार समझता हूँ। पप्पू जी, बड़ी जिस तरह से प्रचार देखा, चुनाव से पहले भी बड़ी संघर्ष के बाद ये सीट जीते हैं आप, कैसा था पूरा? जनता चुनाव लड़ रही थी और जनता को ही चुनाव लड़ने छोड़ दिया। हम तो बेटे के रूप में थे और एक सेवक के रूप में थे। जनता की जीत है, जनता ने लड़ा और सबसे ज़्यादा गरीबों ने, आदिवासियों ने, सभी जात के यूथ ने, मुसलमानों ने और दलितों ने लड़ा। सबसे पहले संसद जाने के बाद पप्पू यादव जनता के लिए क्या करेंगे? युवा के रोजगार, नीट्स, एग्जामिनेशन, ये सवाल उठेगा। पप्पू जी, भी हाल ही में जो मंत्रालय बटे हैं, किस तरह से ये देखते हैं, खास तौर से बिहार के जो? बिहार को तो नाश ही कर दिया। बिहार के साथ लगता है नफरत है इन लोगों को। विशेष राज्य पर कुछ बोले नहीं, विशेष पैकेज पर कुछ बोले नहीं, हाई डैम पर कुछ बोले नहीं, 69% आरक्षण पर कुछ बोले नहीं, अग्निवीर पर कुछ बोले नहीं, जाति जनगणना पर कुछ बोले नहीं, और उल्टे नीतीश कुमार का अपमान कर दिया। तो ये तो नहीं चलेगा। क्या लगता है इंडिया जो अलायंस है पूरी तरह से इस बार मजबूती में है? भैया, सरकार लोकतंत्र पर तो उंगली नहीं उठा पाएगा, ना सरकार चल पाएगी। पहले दिन ही मेरे ख्याल से ये सवाल उठेगा, जो बड़ा घोटाला हुआ है शेयर मार्केट का। पप्पू जी, जिस तरह से अभी मोहन भागवत का के बयान आया है, किस तरह से उस बयान को देखिए? सर, मोहन भागवत ने आईना दिखा दिया और यही सच्चाई है, इसको समझिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। सादिक खान, इंडिया बॉय। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बता दें कि पेपरलेस बैठक की दिशा और उद्देश्य से उप्र में पहली बार कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को टैबलेट के साथ बुलाया गया। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें लंबे समय से लटका तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई। तो बता दें कि चुनाव खत्म और एक्शन में मोदी। निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना। बता दें कि यह बैठक में अहम फैसला लिया गया। हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। निजी विश्वविद्यालय को
प्रमोट किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में तो वहीं बैठक के बाद ब्यूरो चीफ प्रेम पाठक ने मंत्रियों से बातचीत की। सुनिए। के गठन के बाद में आज योगी सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मंत्री राकेश सचान जी हैं। मंत्री जी, क्या कुछ आज कैबिनेट बैठक में रहा, किन किन प्रस्ताव पे चर्चा? 41 बिंदु पास हुए हैं और 41 बिंदु में जल संसाधन के ज्यादा थे, विद्युत के थे, उच्च शिक्षा के थे। इस तरह से 41 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 41 बिंदु पास किए गए। आगे की कार्य प्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई है कि आगे क्या कुछ आगे हर सप्ताह सरकार के जो बिंदु आते हैं उनको हर सप्ताह कैबिनेट में पास होते रहते हैं। एमएसएमई को लेकर भी कोई आज एमएसएमई का कोई एजेंडा नहीं। आगे के कुछ प्रोग्राम तय किया गया कि कैसे काम करना है, कुछ परिवर्तन उसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए उसको क्या अभी चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें जो एजेंडे थे उन पर चर्चा हो गई। 41 बिंदु पास हो गए। ट्रांसफर नीति का भी जो एक मसला था वो भी आज ट्रांसफर नीति भी पास हो गई है और आगे हर सप्ताह बैठक होती है तो उसमें सारे काम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री राकेश सचान जी का साफ तौर पर कहना है कि 41 बिंदुओं पर आज जो है वो चर्चा की गई है और उसमें आज ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी मिली है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली योगी कैबिनेट की बैठक हुई। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। क्या कुछ आज कैबिनेट बैठक में किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई? देखिए, बहुत सारे लोक हित जनहित के जो मुद्दे थे और काफी लंबा निर्वाचन का जो अवधि रही जिसमें कैबिनेट नहीं हो पाई, उसमें बहुत जो लंबित से हुए हैं। जल जीवन मिशन को लेके, बुंदेलखंड के लिए, विंध्याचल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ ऊर्जा के थे जो लोक हित के निर्णय जहाँ बोल हुए हैं और काफी बहुत अच्छे। आज नई स्थानांतरण नीति भी आज स्वीकृत हुई है। इसी 30 जून तक के लिए नई स्थानांतरण नीति भी आज स्वीकृत कैबिनेट से हो गई है। जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए, क्या उनके बाद कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई कि कुछ और तरीके से कार्य करने हैं? नहीं, मतलब आज तक बिंदुओं पर चर्चा होती है, जो एजेंडा था उस पर चर्चा हुई है। बाकी तो उससे विशेष हट के कोई चर्चा कभी न कैबिनेट में होती है न कोई है। ओके, पर्यटन विभाग को लेकर या आपसे संबंधित जो विभाग हमारा था उसका भी एक विषय था। मथुरा में एक जमीन थी जो गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं मथुरा से वृंदावन मार्ग पे, वह एक जमीन थी, कई हेक्टेयर की जमीन है। उसको हम पड़ाव के रूप में डेवलप करके यात्रियों के जो वहाँ धार्मिक लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए पड़ाव के रूप में उसको डेवलप करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे मंत्री जयवीर सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज अलग अलग प्रस्तावों को लेकर चर्चा करी गई। चूंकि आचार संहिता और चुनाव चल रहे थे इसलिए लंबे समय तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। आज उन सभी बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। मंत्री जी, क्या कुछ आज इस कैबिनेट बैठक में रहा, किन किन प्रस्तावों को लेकर चर्चा? आज इस कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होती है और आज स्वच्छ पेयजल के संबंध में निर्णय लिए गए, ऊर्जा के संबंध में निर्णय हुए और सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का हो, इसके निर्णय लिए गए। क्या कुछ किसानों को लेकर भी कुछ ऐसे चर्चे विषय रहे हों? किसानों की तो सरकार है तो किसानों के संबंध में तो निर्णय होते ही। तो बिल्कुल, ये थे मंत्री धर्मपाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज चौमुखी विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे उनको लेकर चर्चा की गई है और इसमें कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद में आज पहली योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मंत्री जी, आज इतने दिनों बाद कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ उसमें चर्चा रही, किन किन प्रस्ताव पे जो है आपके विभाग से संबंधित या कुछ विभाग के? नहीं, हमारे विभाग से संबंधित तो नहीं थे, लेकिन काफी सार्थक बैठक हुई है। काफी दिनों के बाद आज कैबिनेट हुई है तो 41 प्रस्ताव आज पास किया है मंत्रिमंडल ने। खास तौर पे महाकुंभ से जुड़े हुए जो विषय, नमामि गंगे के 26 प्रस्ताव, जल जीवन मिशन भी उसमें है और ट्रांसफर नीति को भी आज स्वीकृति दिया है। तो सब मिला जुलाकर चुनाव के कारण जो थोड़ी बहुत विकास की गति आप जानते ही हैं, स्वाभाविक है कि धीमी हुई होगी, उसको भी गति मिलेगी। अच्छी बैठक हुई है आज की। चुनावी नतीजे जिस तरीके से आए, क्या उसके बाद कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने को लेकर चर्चा हुई है या कुछ और परिवर्तन की? नहीं, जिसका जो दायित्व है उसका ठीक से लोग निर्वाह करें और अपने अपने कामों में लोग लगें, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है। अपने प्रभार जनपदों में लोग जाएं, अपने क्षेत्र को ठीक से देखें, ये स्वाभाविक से निर्देश हैं
उसका हम लोग पालन करेंगे। जो चुनावी नतीजे आए हैं उनके पीछे की क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रेटजी चल रही थी 80 में 80 और 400 की बात हो रही थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो अनुकूल उस तरीके से नहीं रहे, तो उसको लेकर उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? ठीक है, परिणाम थोड़े प्रतिकूल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चिंता करने जैसा कुछ ऐसा नहीं है। हम चिंतन करने में विश्वास रखते हैं। जो प्रतिकूल परिणाम है उससे सबक लेंगे, सीखेंगे और आगे की योजना बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। कुछ न कुछ तो परेशानी रही है, कोई न कोई बात हमारी पसंद जनता को नहीं आई है, उसको देखेंगे, उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री अनिल राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जरूर जो चुनावी परिणाम आए हैं वो अनुकूल नहीं रहे हैं, उसको लेकर चिंतन किया जाएगा कि क्या वजह रही है। और आज फिलहाल जो कैबिनेट की बैठक हुई है, चूंकि लंबे समय के बाद हुई, इसलिए काफी बड़ी संख्या में जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में रखे गए थे, जिनको मंजूरी दी गई है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी नेता संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रही जुबानी जंग तूल पकड़ने रही है। बता दें कि आज मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम ने संजीव बालियान द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा उनकी जयचंद्र के कारण हुई हार के बयान पर सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने जवाब देते हुए कहा कि संजीव बालियान खुद अपने व्यवहार के कारण हारे हैं। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती रखता है राष्ट्रीय लोकदल। और वहां पे एकमात्र विपक्ष भाजपा का था, वो राष्ट्रीय लोकदल था, और जब पक्ष विपक्ष एक साथ आ गए तो वो मजबूती होना स्वाभाविक था। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई के पाली में युवराज सिंह हत्याकांड पर एक बार फिर से राजनीतिक शुरू हो गई है, जिसके बाद हंगामा और बवाल भी हो गया। पाली में पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई, तो वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हंगामा करने वालों को खदेड़ा। पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष को मलावा बॉर्डर से हिरासत में लिया, तो वहीं भाजपा नेता राजवर्धन सिंह को भी पाली में हिरासत में लिया गया। दरअसल पाली में 30 मई को युवराज
सिंह यूवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए थे, तो वहीं बाकी अन्य गिरफ्तार होकर जेल चले गए। तो बता दें कि हरदोई में जो युवराज सिंह की हत्या थी उस पर महासंग्राम जारी है। पाली थाना क्षेत्र में 30 मई को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी। उसमें पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है और विवेचना चल रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू ने आज आह्वान किया था कि पाली पहुंचना है, जबकि जनपद में 144 धारा लागू है और किसी को भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव के रूप में इकट्ठा नहीं होना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए वहां पर फोर्स तैनात की गई है। किसी भी व्यक्ति को शांति भंग की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। जो भी विधि विरुद्ध काम करने का प्रयास किया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश करने के लिए हिरासत में ले लिया गया करणी सेना वालों को? बिल्कुल, जनपद में ऐसे व्यक्तियों को आने से रोक दिया जाएगा जो लोग शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।